वहाँ लिख सकते हैं। नीचे आ सकते हैं। बच्चों जैसा सीखना पड़ता है। कौन सा? 9 9 कहाँ तक पहुँचे हो? का स्टार्ट करें। गजल हो गई है। उसको दबा के रखिए। दबा करके आ जाएगा। नहीं बहुत आगे है। हेलो, आवाज आ रही है? आज हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बैकबोन, जो हमारे पीछे की हमारे शरीर की सबसे मेन हड्डी होती है। अगर वो हड्डी हमारी कमजोर हो जाए तो फिर हम बिस्तर पे बस पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी बताया गया है। यहाँ पे इस लेसन में क्या है कि जैसे कि आज के समाज में हमारे हर जाति हर धर्म में तो नहीं, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा धर्म में दहेज प्रथा आज भी चालू है। तो इसमें भी दहेज के बारे में ही बताया गया, यानी लड़के वाले चाहते हैं लड़की के अंदर सारे गुण हो, लेकिन आज के समय में तो चाहते हैं कि पढ़ी लिखी हो, नौकरी करने वाली हो। लेकिन इसमें कैसा है, इस पाठ में जो लड़के और लड़के के पिता देखने आए रहते हैं वो चाहते हैं कि लड़की सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, जबकि उनका परिवार शिक्षित था। लेकिन वो क्यों चाहते थे कि पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा ना हो? क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो वो कोई भी अगर गलत काम होगा घर में, कुछ गलत होगा उसके साथ, तो वो जवाब देगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी कम रहेगी तो वो सीधी साधी रहेगी। तो इसलिए वो लोग मतलब लड़की को गाना गाना गवाते हैं, उसको चला के देखते हैं, वो चश्मा लगाई रहती है उस पे भी उन लोग प्रश्न करते हैं। मतलब तरह तरह के बाद में लड़की जो है भड़क उठती है। वो बोलती है कि मतलब मैं कोई सामान थोड़ी हूँ जो आप सामान देखने, जैसे दुकान पे हम जाते हैं उसका भाव किया जाता है और उसके बाद अगर पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो दूसरी दुकान देखो। तो लड़की जो है उस लड़के की पोल खोल देती है कि लड़का कैसा है, और वो खुद बोलती है कि मतलब ये तुम्हारा जो लड़का है इसके शरीर में तो रीढ़ की हड्डी ही ऐसा लगता है नहीं है, किसी काम का नहीं, एकदम कमजोर है ये। और मुझे चला के, मुझसे गाना गवा के, मुझे हर तरह से जो है देख रहे हो कि मैं मतलब मेरे अंदर कौन से गुण है, क्या मुझे आता है, पेंटिंग आती है कि नहीं, सिलाई आती है कि नहीं, खाना बनाना आता है कि नहीं। ये सारी बातें जो है मेरे बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन पहले अपने लड़के के बारे में तो खुद जान लो कि आपका लड़का कैसा है। और इस पे वो भड़क के चले जाते हैं। भड़क के तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा भी होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब दहेज प्रथा कितनी बुरी चीज है। हम लड़की को तो चाहते हैं कि लड़की में सारे गुण हो, लेकिन लड़कों के लिए हम ये नहीं सोचते कि अगर लड़की हमें सर्वगुण संपन्न चाहिए तो लड़का भी तो वैसा ही रहना चाहिए। तो लड़के की तरफ हम ध्यान नहीं देते, केवल लड़कियां हमें अच्छी चाहिए रहती है। इसमें पात्र उमा है, जिस लड़की की शादी के लिए लड़के वाले आए रहते हैं, सुशिक्षित युवती यानी पढ़ी लिखी लड़की। रामस्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माँ है,
शंकर जो है वो युवक है, जो लड़का जिसकी शादी के लिए आए रहते हैं, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, लड़के के पिता है, और रतन रामस्वरूप का नौकर है। और एक कमरे में उन लोग आते हैं, और फिर वहां पे एक अधेड़ उम्र का इंसान भी रहता है, और एक तख्त को पकड़कर वो, मतलब जैसे कैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो घर तो हम ऐसे व्यवस्थित ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी आता है तो हम घर को ज्यादा व्यवस्थित रखते हैं। तो यहाँ भी वही किया जा रहा है कि घर को एकदम ठीक ठाक किया जा रहा है। और इसको लिखने वाले जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म 1917 में हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु उनकी 1978 78। अब इनका जीवन परिचय क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोरडाक, पहला राजा, भोर का तारा, साथ दिया आदि अनेक इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे गद्य संबंधी, गद्य और पद्य, ये दो चीज ध्यान रखना। मैंने हमेशा बताया कि गद्य यानी लेसन और पद्य मतलब पोयम। तो यहाँ एकांकी, एकांकी का मतलब भी पहले पाठ में, इसके पहले भी आया था, उसमें भी बताया कि एकांकी मतलब पूरे जीवन का एक छोटा सा अंश। इसमें जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज में दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। यहाँ पे मतलब दकियानुसी, जो हमारी ये पुरानी प्रथा चली आ रही है लड़कियों के प्रति। आज तो हमारा समाज बहुत बदल गया, लेकिन पहले के समाज में लड़कियां, स्त्रियां मतलब वो चार दीवारी के अंदर रहने वाली इंसान नहीं, एक वस्तु है। वस्तु की तरह उनका उपयोग होता था, उनका अधिकार कुछ नहीं होता था, केवल उनके पास कर्तव्य बहुत रहते थे। उनको अपना कर्तव्य निभाना रहता था, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन आज का समाज बदल चुका है। तो यहाँ पे जो दकियानुसी यानी पुराने विचारों के ऊपर प्रहार किया है लेखक ने, कि जो लड़का शंकर और उसके पिता, ये दोनों जन जो आए रहते, इनकी सोच कितनी दकियानुसी, कितने पुराने ख्याल के ये लोग रहते हैं, इसी के ऊपर लेखक ने प्रहार किया है और नारी के सम्मान को महत्व दिया है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, यानी यहाँ घर को व्यवस्थित किया जा रहा है। मेहमान आने वाले हैं तो मेहमानों को बैठने के लिए और व्यवस्थित जगह बनाई जा रही है। तो तख्त, तख्त एक बेड की तरह ही होता है, लकड़ी का होता है। तो उसको जो है वो लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? यानी वो नौकर को, कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब या तो घबराए रहते, तो भी बहुत लोग ऐसे मतलब ये सोचते कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और हमारे समाज में आज भी ऐसे विचार है कि लड़के वाले आ रहे हैं मतलब कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए या कोई गलती ना होने पाए। रतन, ही रतन जो है उनके डांटने पे हंस देता है। रामस्वरूप, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। नौकर को आदेश देते, बीबी जी यानी वो लड़की प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब रामस्वरूप, उमा के पिता अपनी पत्नी प्रेमा को क्या कह रहे हैं कि लड़की से कहना कि जरा ठीक ठाक से, मतलब कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे परे ना, मतलब ज्यादा फैशन में ना आए, सिंपल साधारण में आए, और इस तरह से लगे कि मॉडर्न ना दिखे, कि कम पढ़ी लिखी दिखे, ऐसा उन्होंने कहा। उनका क्या कहना था कि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का, अब प्रेमा ने कहा, यानी रामस्वरूप की पत्नी ने, उमा की माँ ने कहा कि लड़का क्या चाहता है, ये तो उसके पिता की बात हो गई। रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बाप से आगे भी बेटा है। बीएससी के बाद
बीएससी के बाद में ही पढ़ता तो है मेडिकल कॉलेज में, कहता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। अब पिता बता रहे, अपनी मजबूरी बता रहे कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप से भी आगे बेटा है। वो बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में, यानी डॉक्टर ही पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी क्या सोच है, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है। मतलब शादी के लिए मतलब लड़की ऐसी चाहिए जो उसके मुट्ठी में रह सके, जिसपे वो अपना अधिकार पूरी तरह से जमा सके। अगर लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, दोनों का स्तर एक ही है, तो लड़की दब के नहीं रहेगी। लेकिन अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है तो उसे दबा के उसे अपने अधिकार में रख सकते हैं। तो अब पिता क्या कह रहे कि क्या करूं मजबूरी है, यानी लड़की, यहाँ पे ये बताया गया कि समाज में जो है लड़की होना पिता के लिए कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफदेह होती है कि लड़की हमारी होती है, लेकिन उसे जो है भेजने के लिए साथ में दहेज चाहिए, उसके बाद सारे गुण चाहिए, फिर जैसे ससुराल वाले चाहते हैं लड़की वैसे ही करे। अगर ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की, अगर मान लो लड़की पढ़ रही है, लेकिन अगर शादी हो जाती है, ससुराल वाले चाहते हैं कि आगे ना पढ़े, तो लड़की का कितना भी मन हो, लड़की के पिता का कितना भी मन हो पढ़ाने का, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते, उनका अधिकार खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी वो बता रहे हैं कि मैं लड़की का पिता हूँ, मजबूरी है, मुझे शादी करनी है, तो इनकी सारी बातों को मुझे मानना ही पड़ेगा। रतन, अब नौकर आता है, बाबूजी बाबूजी, रामस्वरूप, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब जब मेहमान घर पे आ गए, लड़का और लड़का का पिता दोनों ही घर आ गए, तो उन्होंने कहा कि औपचारिकता बस कि कहीं कोई आपको मेरा घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, फिर हंसते हुए, हाँ हाँ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया था। अब शंकर ने क्या जवाब दिया ये पूछने पे कि मतलब कितने दिन की छुट्टी में आए हो, तो छुट्टी तो नहीं थी, वीकेंड, यानी सैटरडे को चला आया, संडे छुट्टी। ये अभी कौन आ रहा है, रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि लड़का कितना अच्छा है, साल 2 साल, यानी हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका एक फिक्स टाइम रहता है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है। तो यहाँ इन्होंने, अब रामस्वरूप क्या बता रहे हैं कि केवल 1 साल रह गया, मतलब उनके हिसाब से 1 साल था, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं कि यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मार्जिन थोड़ा मतलब गैप। गोपाल प्रसाद, अपनी आवाज का तरीका थोड़ा वो बदलते, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब ये सोचने वाली बात है कि ये लोग लड़की देखने आए हैं, तो यहाँ बिजनेस कहाँ से आई बात। तो रामस्वरूप भी पहले चौंक गए कि बिजनेस, फिर उनके समझ में आ गया, ओह अच्छा, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब रामस्वरूप, पहले तो उन्हें नहीं समझ में आया कि बिजनेस की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि बिजनेस यानी दान दहेज की बातें। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ये सारी बातें होती रहेंगी। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, तकल्लुफ मतलब ये सब परेशानी क्यों उठा रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तशरीफ लाए मतलब आप हमारे यहाँ पधारे। तशरीफ मतलब होता है पधारना, आना। तशरीफ मतलब आना कहिए या पधारना कहिए।
गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्या कहते, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, मतलब वो झुक कर बैठा था। कुछ लोगों की आदत होती है कि झुक कर बैठते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है कि हम सीधे बैठे। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को टोकते हुए कहते हैं कि ब्याह तय करने आए हो, शादी तय करने आए हो, तो कमर सीधी करके सीधे बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम बैकबोन है, मतलब झुक कर बैठते हो। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, इन्हें नाश्ता वगैरह आता है? तो गोपाल प्रसाद वो भी औपचारिकतावश ही कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप, चाय जो है कप में डालते हैं, प्याला मतलब कप होता है। हाँ हाँ, आपके विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब शंकर क्या करे, इनको मतलब गोपाल प्रसाद चाय में शक्कर थोड़ा ज्यादा लेते थे, तो उन्होंने कहा कि, अब उन्होंने पूछा कि विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती चाय में कैसे शक्कर की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो यहाँ इन्होंने कहा कि मुझे आधा दूध और आधा पानी वाली चाय चाहिए, लेकिन शक्कर थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब उनका बेटा क्या कह रहा है कि सरकार तो सुना है कि शक्कर पे जो है या चीनी पे टैक्स लगाने वाली। गोपाल प्रसाद, अब वो चाय पीते हुए क्या कह रहे हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब रामस्वरूप इस पे सोचते हैं कि कौन सा टैक्स? वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। मतलब जैसे हमें कोई भी टैक्स देना होता है, किसी भी तरह का टैक्स देना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ रामस्वरूप क्या बोल रहे हैं कि खूबसूरती पर अगर टैक्स लगना चालू हो जाए तो सरकार को फायदा भी बहुत होगा, और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी टैक्स देने में। क्यों? जो जितना सुंदर रहेगा टैक्स उसके ऊपर उतना ज्यादा लगेगा, तो वो बहुत खुशी से दे देगा कि मैं मतलब इतना सुंदर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे कि मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब के देने वाले चू भी ना करें, यानी एकदम खुशी से दे देंगे। और इस बात पे रामस्वरूप जोर से हंस उठते हैं। वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढक हो गया है। अब लोगों के सॉरी हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। और फिर जो है तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, यानी प्लेट प्लेट गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद, वो एक समोसा उठाते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। यानी अब रामस्वरूप पहले के समय की बातें कर रहे हैं कि पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था, किसी को मतलब खूबसूरती के लिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता था कि ये सुंदर है नहीं सुंदर है। माँ बाप जो है शादी तय कर देते थे और शादी तय हो जाती थी। लेकिन आज के समय में लड़की भी चाहती है लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का भी चाहता है लड़की कैसी होनी चाहिए, और देखकर ही शादी होती है। पहले ऐसा रिवाज नहीं था, पहले लड़कियों को देखा नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद फिर फोटो का रिवाज चला, और आज के समय में लड़कियों को खुद लोग देखने जाते हैं। अब रामस्वरूप क्या कह रहे हैं शंकर की तरफ देखकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब लड़के की राय जानना चाहते हैं लड़की के पिता कि खूबसूरती मतलब कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि देखने में चेहरा सुंदर रहना चाहिए, उसका फिगर सुंदर रहना चाहिए, उसके अंदर गुण है या अवगुण है उससे उनको ज्यादा वास्ता नहीं रहता, लेना देना नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मन की सुंदरता अच्छी होती है। तन की सुंदरता तो समय के साथ साथ ढल जाती है, लेकिन मन की सुंदरता वह हमेशा के लिए कायम रहती है। तो इस शंकर से उनका उसका विचार जानना चाहते हैं रामस्वरूप कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। उसके पहले ही शंकर बोले, उससे पहले ही बीच में गोपाल प्रसाद बोल उठते हैं, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा
तो मिल ही गया होगा। अब वो शंकर बोलने को ही है, उससे पहले ही पिता बोल उठे कि ये बात दूसरी, यानी पहले की जो हम बातचीत कर रहे हैं वो बात दूसरी है, लेकिन लड़की का खूबसूरत होना तो निहायत मतलब बहुत जरूरी है। और जायचा, जायचा जो जन्म कुंडली या जन्म पत्री जिसको कहते हैं, तो ये मिलना जरूरी है। ऐसा मानते हैं कि लड़के और लड़की की कुंडली में अगर 36 गुण मिलते हैं तो उनका जीवन सुखमय बीतता है, लेकिन अगर उसमें गुण कम मिलते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इनका जीवन सुखी नहीं बीतेगा या इनमें आपसी मतभेद रहेगा, तो इसलिए कुंडलियां मिलाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि जायजा तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी यानी भगवान इनके, हर किसी का कोई इष्ट देव होता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, तो ऐसे ही इनके ठाकुर जी है। तो उन्होंने कहा कि जायचाया ने जो कुंडली थी, जन्म पत्री थी, वो ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है। आप समझ लो कि ठाकुर जी खुद ब खुद मिला देंगे। और उसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद एकदम गंभीर हो जाते हैं और क्या कहते हैं, गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। राम स्वरूप, हाँ हाँ, अरे जरा पानी भिजवा देना। अंदर की तरफ मुंह करके वो आवाज लगाते हैं कि जरा पानी भिजवा देना। और उमा जो है प्लेट में पानी लेकर, ट्रे में, सॉरी ट्रे में, यहाँ पे तस्तरी लिखा है, तस्तरी यानी जो है वो ट्रे को ही कहा गया है, पान की तस्तरी लेके आती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, दोनों ही चौंक उठते हैं लड़की का चश्मा देखकर। गोपाल प्रसाद और शंकर, चश्मा, दोनों एक साथ बोल उठते हैं चश्मा देख के, कि मतलब उनका सोचना क्या था, चश्मे से संबंध उन्होंने कहाँ जोड़ा कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी इसलिए उसने चश्मा लगाया है। और राम स्वरूप जो है, दोनों बाप बेटे दोनों को एक साथ चश्मा इस शब्द का उच्चारण करते हैं, वो जैसे थोड़े सकपका गए। जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब उन्होंने चश्मे की सफाई देते हुए क्या बताया कि आंख दुख रही थी, इसलिए जो है चश्मा लगाया है, थोड़े दिन के बाद चश्मा उतर जाएगा। जैसे अक्सर ऐसा होता है, आंखें दुखती है या सर दुखता है तो हमें कुछ दिनों के लिए चश्मे लग जाते हैं, उसके बाद फिर रेगुलर लगाने के बाद चश्मा उतर जाता है। अब गोपाल प्रसाद को मन में क्या शंका हुई, शंका क्या हुई, उन्होंने बोल ही दिया, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अब उन्होंने क्या कहा कि इसका कारण ये तो नहीं है कि कहीं लड़की पढ़ाई ज्यादा करती है जिसकी वजह से इसे चश्मा लग गया हो। लेकिन पिता ने तो पहले ही सफाई दे दी कि नहीं, पढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि इसकी आंख दुख रही थी जिसके कारण से इसे चश्मा लगा है। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, अर्ज किया मतलब कहा। गोपाल प्रसाद, और रामस्वरूप की बात से वो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर एकदम कोमल स्वर यानी मीठे स्वर में बोलते हैं, बैठो बेटी। उमा को संबोधित करते हुए बोलते हैं, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। यानी उन्होंने तख्त पहले ही, मेहमान के आने से पहले ही रख दिया गया था। उसके बाद उस पे हारमोनियम और सितार भी रख दिया गया था कि अगर लड़की को गाने के लिए कहते हैं तो लड़की को जाकर गा देगी। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि चाल में तो मतलब लड़की चलकर आई, फिर तख्त के पास जाकर बैठी, तो उन्होंने कहा कि चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पे भी छवि है, छवि यानी तेज, चेहरा भी अच्छा है, छवि मतलब तेज। अब थोड़ा गाना वाना अगर सीखा हो तो गाना भी सुना दे। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार और बाजा भी सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब रामस्वरूप ने अपने बेटी को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी, अपने बाजे के साथ
यानी सितार के साथ कुछ भजन कोई या कोई गाना कोई गीत सुनाओ। और उमा जो है सितार पर जाके मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। वो मीरा का मशहूर भजन, ये तो अभी हमारे लेसन में भी था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यही भजन वो गाती है। और गाते गाते जब वो शंकर की तरफ देखती है और शंकर जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे अपनी आंखें चुरा रहा है, उमा की तरफ देखने में वो अपनी आंखें छिपा रहा है। और वो गाते गाते अचानक से रुक जाती है। अब उसके पिता क्या कहते हैं, राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। अब वो अपने बेटी से आग्रह करते हैं कि तो क्या हो गया, क्यों चुप हो गई, गाना अपना मतलब अपना भजन पूरा कर दो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। और फिर उमा जो है स्टार रखकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन गोपाल प्रसाद उसे क्या कहते हैं, गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी, यानी अभी जो है अभी तो उसकी चाल देखे, उसके चश्मे की तरफ उनका ध्यान गया, फिर उसका चेहरा कैसा है ये देखा, फिर गाना भी सुन लिया। अभी भी कुछ पूछना उनका बाकी था, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी ठहरो बेटी राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा कुछ नहीं बोलती है और उसके बदले राम स्वरूप ही बोल उठते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह तो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। अब रामस्वरूप जो है उमा के बोलने से पहले, उमा तो चुप है, लेकिन उमा के बोलने से पहले ही वो बोल उठते हैं कि हाँ दीवार पे जो एक कुत्ते वाली पेंटिंग है ये भी, और दूसरी दीवार पे जो पेंटिंग है दोनों इसी ने बनाया है। अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ, वो हंस हंस के मतलब बताते हैं अपनी लड़की के गुण को कि सिलाई भी, पेंटिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया कि दीवारों पे जो टंगी है पेंटिंग वो उमा ने ही बनाई है, और सिलाई वगैरह भी घर के जितने भी जो कुछ भी सिलना रहता है वो सारी इसी की जिम्मेदारी पे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। उमा चुपी रहती है, वो नहीं बोलती है। और रामस्वरूप जो है, लेकिन उमा रामस्वरूप खास कर मतलब एक इशारा देते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है और अपनी गर्दन झुकाए हुए रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, मतलब उमा कोई जवाब नहीं दे रही है, तो इसमें जो है गोपाल प्रसाद अधीर, मतलब उनसे धैर्य नहीं हो रहा है, अधीर मतलब उनका धैर्य रुक नहीं पा रहा है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, इतना ही उन्होंने कहा। तब तक क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी सारा जवाब रामस्वरूप ही देते जा रहे हैं, उमा एकदम खामोश है, चुप है, लेकिन जो है वो जवाब ही नहीं देती है। तो गोपाल प्रसाद को थोड़ा क्रोध आ जाता है, जैसे पहले एकदम मीठी आवाज में बोलते हैं कि आओ बेटी बैठो, उसी तरह से अब उनकी आवाज एकदम रुखी हो जाती है, कड़क हो जाती है, और वो क्या कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए रामस्वरूप। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। फिर उमा क्या कहती है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, धीरे से ही बोलती है, लेकिन उसकी आवाज एकदम बुलंद रहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वो अपने बात को अधूरा ही छोड़ देती है। कि मतलब वो जवाब क्यों नहीं देती है, उसकी चाल उन्होंने देखा, उसके चेहरे को देखा, फिर उसे गाना गवाया, उसके बाद सिलाई कढ़ाई के बारे में जानना चाहा, पेंटिंग के बारे में जानना चाहा। अब वो चाहते हैं कि कुछ इनाम मिला है, मतलब जितना भी पढ़ा है उस बीच इसे कुछ इनाम मिला है या नहीं। ये सारी बातें सुनकर उमा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है,
तो इसलिए वो एकदम चुप हो जाती है। लेकिन जब मुंह खोलती है तो वो क्या कहती है कि मैं क्या जवाब दूं। जिस तरह से दुकान पे कुर्सी और मेज बिकती है, तो दुकानदार और लेनदार इन दोनों के बीच ही बातचीत होती है, खरीदार और दुकानदार के बीच में ही बातचीत होती है। कुर्सी मेज से कोई नहीं पूछता है कि तुम्हें इनके घर जाना है या नहीं जाना है। वैसे भी वो तो निर्जीव चीज है, बोल नहीं सकती। तो यहाँ पे एक लड़की को भी निर्जीव वस्तु के जैसे ही उपयोग किया जाता है, यानी उसके बारे में सारी जानकारी। जैसे हम अगर सामान कोई लेने जाते हैं या कपड़ा लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, कलर देखते हैं, वो कैसा है, डिजाइन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे लड़की को देखा जा रहा है, उसका रूप रंग, उसके गुण अवगुण, सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो वो एकदम मतलब एक तरह से गुस्से में ही बोलती है, लेकिन आवाज धीमी ही रखती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा। अब रामस्वरूप को भी ये ठीक नहीं लगता है कि मतलब लड़की को देखने लड़के के पिता और लड़का आया है और लड़की इस तरह से जवाब दे रही है, तो वो भी चौंक गए। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, ताव में मतलब एकदम तैस में आ जाते हैं। ताव मतलब तैस। तैसे ने गुस्सा, गुस्से में आकर क्या बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा, उमा भी अब उसकी भी आवाज तेज हो जाती है। जब गोपाल प्रसाद गुस्से में बोलते हैं तो उमा की आवाज भी तेज हो जाती है और वो बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया तुरंत। जब रामस्वरूप को उन्होंने कहा कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर बुलाया था, यानी लड़की का बोलना उनकी बेइज्जती हो गई। तो लड़की ने भी जवाब दिया, उसने भी तेज आवाज में कहा, जो अभी धीमे धीमे बोल रही थी उसने भी तेज आवाज में कहा, जी हाँ, और हमारी तो बेइज्जती होती नहीं जो आप इतने देर से नाप तोल कर रहे। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर भी खड़ा हो जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी उमा ने भी भरपूर बेइज्जती की। पिता को तो कहा ही, साथ में बेटे का भी बता दिया कि बेटा किस तरह का, उसका चरित्र कैसा है, उसके बारे में भी बता दिया कि लड़कियों के हॉस्टल में ये ताक-झांक करता है और पकड़े जाने पर जो है नौकरानी के पैरों में पड़कर किस तरह से जो है एकदम मुंह छिपाकर भागा था। रामस्वरूप फिर उमा को चिल्लाते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, और गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की इतना बोले जा रही है। और एक तो उनके अनुसार उनसे धोखा भी हुआ था कि लड़की को इतना पढ़ा लिखा बीए पास नहीं बताया गया था। गोपाल प्रसाद, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक यानी 10वीं। लड़की को बताया गया था कि सिर्फ वो 10वीं पढ़ी है, लेकिन लड़की तो जो है बीए पास थी। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुआसापन दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। ये जो है यहाँ पे जो नीचे नाम दिख रहा है, भोर का तारा, यानी भोर का तारा, इसे एकांकी संग्रह, इसमें एकांकी संग्रह मतलब बहुत सी छोटी छोटी कहानियां इसमें संग्रहित इकट्ठा की गई है। उसमें से ये एक छोटी सी कहानी थी। यानी लड़की को किस तरह से लड़के के पिता देखने आते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं और अपने लड़के की कमियों को कुछ नहीं देखते, और फिर आते ही यानी यहाँ लड़के की शादी
उन्होंने एकदम साफ साफ बिजनेस की बात करने के लिए कहा, यानी कि लड़के की शादी एक तरह से बिजनेस है, लेन देन। कि दान दहेज के बारे में उन्होंने उसको बिजनेस का नाम दे दिया था। तो इससे मतलब इस पाठ में, पूरे पाठ में यही बताया गया है कि लेखक ने ये बताया कि नारी को सम्मान रहना मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके जिस तरह से लड़कियों के सारे गुण देखे जाते हैं, उसी तरह से लड़कों में भी सारे गुण होने चाहिए, या उसे केवल सुंदरता से नहीं तोलना चाहिए बल्कि उसके गुणों से तोलना चाहिए। अब यहाँ हमारा स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे लिख दिया है रिश्ते, रिश्ते दिया है, कहीं पे नाम दिया हुआ है, वहां पे रिश्ता बताना है, और कहीं रिश्ता बताना है, नाम लिखना है। राम स्वरूप और उमा, हाँ, पिता और बेटी। बेटी, पति पत्नी कौन था? उमा की माँ का नाम क्या था? भूल गए? उमा की माँ का नाम पीछे लेसन में देखो अभी, और बताओ। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना, किसी को याद नहीं है, यानी कोई ध्यान से सुना नहीं, अभी भी नहीं याद आया? अभी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी भी नहीं याद आया? हाँ, प्रेमा। और पिता का नाम? माँ का नाम भूल गए? तो इनका रिश्ता पति पत्नी कौन? प्रेमा और रामस्वरूप। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्रेमा और रामस्वरूप। शंकर गोपाल प्रसाद, पिता पुत्र, पिता पुत्र बोलो, बेटा और पिता नहीं, बेटा के साथ बाप लगेगा और पिता के साथ पुत्र लगेगा। पिता पुत्र। नौकर मालिक, नौकर का नाम याद है कि माँ के जैसे उसका नाम भी भूल गए? रतन, रतन नाम था ना नौकर का। और मालिक कौन था? राम स्वरूप। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, व्यावसायिक शिक्षा के नाम कौन कौन से आए थे लेसन में? अभी लेसन तुम्हारे सामने करती हूँ, इसमें से देख के बताओ, मैं नहीं बताने वाली। यहाँ पे देखो अभी, मिला? वकील। और दूसरा कौन आ रहा है? अभी कौन आया?
और दूसरा ये मेडिकल मतलब डॉक्टरी का। ये दो हो गए व्यवसाय से संबंधित। बाकी का भी अगले लेक्चर में करेंगे, हाँ, क्योंकि अभी बहुत बाकी है, भाषा बिंदु भी बाकी है। ओके बाय।